जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका भूगोल की चौथी कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर एवं पठार के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही सिंपल आएंगे और पहले की तरह आपको इन्हें गलत नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर, अक्षांश, देशांतर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे काल्पनिक रेखाएं बनी होती हैं। ये रेखाएं जो है ये हमारी सुविधा के लिए, रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए बनाई गई हैं। ये काल्पनिक है, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आप टकरा जाते हैं और आप कहेंगे अरे मैं तो अक्षांश से टकरा गया है ना, या देशांतर से टकरा के मुझे चोट लग गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, काल्पनिक है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। जो ईस्ट से लेके वेस्ट को जाएंगी, ठीक है, वो कहलाती है हमारी अक्षांश रेखाएं। प्रधान देशांतर ये प्राइम मेरिडियन है और जो इक्वेटर है वो भूमध्य रेखा है। तो अब इनको जब हम ग्लोब पे प्रोजेक्ट करते हैं, जब इन रेखाओं को ग्लोब पे बनाया जाता है तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मन में आया लाइन खींच दिया स्केल से, ऐसा नहीं होता है। इनको प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है। तो जो हमारी अक्षांश होती हैं उनको कोण के सहायता से बनाया जाता है। ये देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैप खोलेंगे, इमेज यहाँ पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। ये हमारे विषुवृत्त रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इस पर अभी पेन नहीं चलेगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो जब ग्लोब होता है उसके सेंटर का जो पॉइंट होता है, वहां से जब आप कोण लेंगे यानी एंगल जब डिसाइड करते हैं, तो ये हमारे जो एंगल्स हैं, ये देखिए एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कोण है। तो पहले सेंटर पॉइंट से एक कोण बनाया जाता है, फिर उस कोण को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो लाइंस देख रहे हैं आप, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कोण की सहायता से बनाई जाती है। देखिए प्रश्न, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को नापा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न कठिन नहीं है, समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जैसे कि हम सबको पता है, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। देखिए ये इमेज के द्वारा समझेंगे, ये हमारी पृथ्वी है जो टिल्टेड है, ठीक है, अपने अक्ष पर। 0 डिग्री है वो है हमारा भूमध्य रेखा। जब ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, यहां से नीचे साउथ, तो 23.5 डिग्री उत्तर पर हमारा जो है कर्क रेखा है, और ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे भी है, दक्षिण में भी है, उसको हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ये हमारे आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है, ठीक है। तो जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि कर्क रेखा का जो एंगल है वो कितना है, 23.5 डिग्री, या कर्क रेखा क्या होती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर,
111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब और इस पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। तो हमारा जो सवाल है वो ये कह रहा है कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश की जो बीच की दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी दूरी है वो 111 किलोमीटर। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था, पहले ही सवाल में, कि जो अक्षांश रेखाएं जो बनाई जाती हैं वो कोण की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है, जो एंगल बनेगा उसके हिसाब से बनेंगे। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो पूरे ग्लोब पे समान रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब आप पोल पे चले जाओ या आप इक्वेटर पे आ जाओ, जो डिस्टेंस रहेगा एक अक्षांश का और दूसरे अक्षांश का, उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर्स ही होगा। ठीक है, तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका प्रैक्टिकल यूज जो होता है वो डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है, और जो लॉन्गिट्यूड होती है, देशांतर होती है, वो समय को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी जो कर्क रेखा है, हमारी जो भूमध्य रेखा है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, वो पृथ्वी को इक्वल हाफ्स में बांटती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल समांतर तरीके से बांट देती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है बेल्ट, ऑप्शन बी है गोरे, ऑप्शन सी है काले और ऑप्शन डी है समय पेटी। ठीक है, तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो एक देशांतर रेखा और दूसरे देशांतर रेखा के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको हम गोरे कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 मिनट। इसको समझेंगे आगे हम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती हैं, और जो देशांतर है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं वो समय को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक देशांतर रेखाएं हैं। अगर मैं लेती हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, जो ए देशांतर है और जो बी देशांतर है, अगर मुझे इन दोनों के बीच का समय निकालना है तो वो कितना होगा? 4 मिनट होता है। 4 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, तो हमें पता है हमारा जो भारत का मानक समय है वो कितना है? तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 82.5 इंटू 4, ठीक है, तो हमारा उत्तर आता है 330। और इसको हम डिवीजन देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5.2 मतलब 5.5 घंटे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा भारत का समय है, जो भारत का मानक समय है, वो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे इसलिए है क्योंकि हम जो प्रमुख यमोत्तर है उससे पूरब की तरफ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 4 मिनट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी 360। ठीक है, इसका ये नहीं होगा, ये होगा 181, ठीक है। ये है हमारी लॉन्गिट्यूड। टोटल 360 हमारी देशांतर रेखाएं हैं। देखिए इसको समझते हैं। हम सभी को पता है कि पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं, उत्तर एवं दक्षिण, ठीक है। तो अगर आपके पास सवाल ये आता है कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो आंसर 179 होगा, क्योंकि हम इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। एक पॉइंट है वो, है ना, बिंदु है वो, रेखा नहीं है। अगर बिंदु की बात करेंगे तो बिंदु को हटा के 179 होगा, पर क्योंकि हमें प्रश्न में ये पूछा है कि कुल अक्षांश पूछा है, ठीक है। अगर ये पूछते हैं अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो 179 आंसर होगा, पर अगर कुल संख्या पूछी गई है तो उसका आंसर 181 होगा, ओके। क्योंकि 90 साउथ में होता है, 90 नॉर्थ में होता है, और एक 0 डिग्री इक्वेटर को काउंट करते हैं, तो 180 प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर दिन तथा रात एक समान होता है। प्रमुख यमोत्तर, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका या फिर ध्रुव। इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा भूमध्य रेखा। जो हमारी भूमध्य रेखा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे दिन एवं रात बराबर होता है, ठीक है साथियों। चलिए सिंपल है ये तो। देखिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। गॉडविन ऑस्टिन, नंदा कोटा, कामेट या फिर नंदा देवी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब भारत में पूछा जाए तब आपको बोलना है कंचनजंगा, पर अगर भारत की पूछा जाए तब आपको बोलना है K2। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए लोकेशन देखिए, कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है, भारत का हिस्सा है, और जो K2 है वो लगभग POK के एरिया में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। तो ऑफिशियली वो भारत का हिस्सा नहीं है, हम उसको नहीं मान सकते, ठीक है। तो जब पूछे कि भारत में मतलब भारत के अंदर, भारत की जो टेरिटरी है उसके इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो आपको कंचनजंगा पे टिक करना है, पर अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो होगा हमारा K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो प्रश्न में पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो इसका आंसर गॉडविन ऑस्टिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम मतलब नया, सबसे नई कौन सी है। सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुरा। तो इसका सही आंसर है हमारे हिमालयस। हमारे जो हिमालयस हैं कहा जाता है आज भी वो बढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो हिमालय इंडिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। और जो अरावलीज हैं, अरावली श्रृंखला, वो विश्व की सबसे पुरानी है। तो जहाँ पे आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी या विश्व की सबसे पुरानी, तो आंख बंद करके अरावली पे टिक करना है, क्योंकि अरावली न सिर्फ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है बल्कि विश्व की भी है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए वही सवाल आ गया, उसका आंसर हमें पता है, हमारी अरावली श्रृंखला। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर अमरकंटक? क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो यह आंसर तो सभी को पता है, इसका आंसर है गुरु शिखर। लोकेशन देखते हैं गुरु शिखर का। गुरु शिखर यहाँ पे है। अगर ऑप्शन में गुजरात आए और ये पूछा जाए कि गुरु शिखर कहाँ है, तो गुजरात नहीं करना है, ठीक है, राजस्थान करना है, क्योंकि बॉर्डर पर ही है। इसलिए मैप्स लेके आती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये रहा हमारा गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी गंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर है हमारा कंचनजंगा। ठीक है, देखिए भारत में हिमालय का सर्वोच्च चोटी पूछा है तो कंचनजंगा होगा। ये लोकेशन हमने अभी देखा था, कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो खासी एवं जयंता पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको गलत नहीं करना है। मैप के जरिए देखेंगे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। देखिए जो मैंने सेकंड वीडियो बनाया था राज्य एवं उनकी राजधानियां, अगर आपने उत्तर पूर्वी राज्यों का जो मैंने ट्रिक बताया था, अगर आपने उसे अच्छे से देखा है, समझा है और याद किया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है मेघालय। आगे देखते हैं, मैप के जरिए समझेंगे इसको। ये हमारा मैप है और मैंने ये आपको बताया था कि असम है वो हमारा आ जाता है बीच में, अरुणाचल प्रदेश ऊपर आता है क्योंकि वो चीन से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी जो थी नमामि गंगे। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन के हिसाब से भी यही है। सबसे पहले आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। तो आप मणिपुर और मिजोरम और मेघालय में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको ये चीज पता है। तो यहाँ पे आता है हमारा त्रिपुरा और जो बच गया वो है बेचारा मेघालय। तो हमारा जो गारो, खासी और जयंता हिल्स हैं वो मेघालय में स्थित है। अब इसके पीछे आपने सुना होगा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि गारो, खासी और जयंता जो हिल्स हैं वो बादलों को घेर लेती है। ठीक है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, तो जो बादल हैं वो वहीं अपना सारा पानी बरसा देते हैं। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अन्नाईमोड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या फिर नीलगिरी? तो पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुला इंडिया, पूरे भारत का नहीं पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ प्रायद्वीप पूछा गया है। प्रायद्वीप आपको पता होगा, ऐसा भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हमें सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और हमारा अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है तो इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इस वाले रीजन में सबसे हाईएस्ट पीक या फिर उच्चतम जो चोटी है वो कौन सी है? इसका सही उत्तर है अन्नाईमोड़ी। देखिए मैप के जरिए समझेंगे, ये हमारा प्लेटू है। ओके, ये अरेबियन सी आ गया, इंडियन ओशन आ गया। यहाँ पे देखिए डोडा बेटा यहाँ है, ये रहा अन्नाईमोड़ी।
इसका हाइट 2695 मीटर्स है, ठीक है। तो पेनिनसुला इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी एवं मैकाल। हम सभी को पता है हमारे जो हिमालयस हैं वो हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री को फॉर्म करते हैं इंडिया के, ठीक है, हमारी रक्षा करते हैं और वो उत्तरी सीमा हमारे हिमालयस है। चलिए अगला प्रश्न, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या फिर सिक्किम। हमारी जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है। मैप के जरिए देखेंगे, ये देखिए आपने उसी दिन पढ़ा होगा, मैंने मैप में बताया था यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ हिमाचल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नंदा देवी कहाँ है। तो नंदा देवी नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नेपाल के पास वाला जो स्टेट है वो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है साथियों। देखिए ऐसे मैप से इजी हो जाता है याद करना, तो आपको रट्टा नहीं मारने का जरूरत पड़ता, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। कौन से पर्वत, इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम या फिर हिंदुकुश। इसका जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अरावली। मैप के जरिए देखेंगे, ये है हमारा इंडिया का मैप जिसमें सारे फिजिकल फीचर्स दिखाए गए हैं। अब देखिए ऊपर एक नॉट बन रहा है जिसको गांठ कहते हैं हिंदी में, नॉट, ठीक है। और इस नॉट को हम पामी नॉट कहते हैं। तो जो पामी नॉट है वहां से हिमालयस और बाकी जो माउंटेन्स हैं वो इमर्ज होते हैं मतलब वहां से उनकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या था, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। अब आपने पढ़ तो लिया, ये है कहाँ वो देखते हैं। ये रहे हमारे कुनलुन, ठीक है, ये है हमारा हिंदुकुश और यहाँ पे है हमारा काराकोरम। तो ये सभी मिलके हिमालय की श्रेणी का भाग है। हिमालय सिर्फ भारत में नहीं है, वो एशिया में स्थित है, ठीक है। हिमालय सिर्फ इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में आता है पर सिर्फ इंडिया का पार्ट नहीं है, वो और भी डिफरेंट कंट्रीज को टच करता है। तो हिंदुकुश, कुनलुन और हिमालयस ये पामी नॉट से इमर्ज हुए हैं, मतलब उनमें से निकले हैं। तो ऑप्शन ये रहा हमारा अरावली यहाँ पर है। तो अरावली तो दूर दूर तक नहीं टिकता है हिमालय के पास, है ना, बहुत फर्क है, डिस्टेंस है, काफी दूर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरावली, वो हिमालय श्रृंखला का पार्ट नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शंस है हमारे गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर नंगा पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। हमारा जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है जैसा कि हम सभी को पता है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो हाइट है 8,611 मीटर्स और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है हमारी कंचनजंगा, इसकी हाइट 8,598 मीटर्स है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको इनका हाइट याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। हमारा आखिरी प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां या फिर विंध्यान पर्वत, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सतपुड़ा पहाड़ियां। अब इसको मैप के जरिए देखेंगे, क्योंकि जब आप मैप से पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, जो हमारी नर्मदा और तापी है वो ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली सिर्फ दो ही नदियां हैं भारत में, जो है हमारी नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, वो ये रही।
ये जो रेड से है वो है नर्मदा, ठीक है, चलो ग्रीन लेते हैं। और ये जो नीचे है आपको दिख रही है वो है हमारी ताप्ती नदी। तो सवाल में पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो जैसा कि हम सबको दिख रहा है, ये ऊपर वाला है विंध्यान और ये जो नीचे येलो कलर से मैं बता रही हूँ ये है सतपुरा, ठीक है। अब इसको याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विंध्यान और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी है ना, या फिर नर्मदा तापी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको बड़ा ही आसान ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक भी नहीं बनाऊंगी, समझा देती हूँ। विंध्यान है, फिर है नर्मदा, विंध्यान और सतपुरा को ब्लू से करते हैं। और ये है हमारी नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अब देखिए सिंपल, जब हम माउंटेन्स की बात करेंगे या रिवर्स की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ हम सबको पता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। तो V और S, S मतलब साउथ, तो जो सतपुरा है वो दक्षिण में है। अगर विंध्यान और सतपुरा साथ में है तो आपको हमेशा याद रखना है S से सतपुरा, S से साउथ, ठीक है। तो जो सतपुरा है वो दक्षिण में रहेगा। इसी तरह रिवर पे आ जाइए, N से नॉर्थ, N से नर्मदा। अगर नर्मदा और ताप्ती साथ में आता है तो आपको ये याद रखना है कि नर्मदा ऊपर है और जो ताप्ती रिवर है वो उसके नीचे है। देखिए फिर से, विंध्यान, फिर हमारी नर्मदा, N से नॉर्थ, N से नर्मदा, ठीक है, ऊपर है। फिर आएगा सतपुरा, विंध्यान और सतपुरा में से सतपुरा दक्षिण में है, ठीक है। और फिर आएगी हमारी ताप्ती नदी। तो ऐसे समझोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आपके जो सवाल हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो हमारा प्रश्न देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है। तो ये अगर हमारी नर्मदा है N और ये हमारी ताप्ती है T, ठीक है, तो हमें पता है विंध्यान ऊपर ही होगा क्योंकि, और ये हमारी सतपुरा रेंज, तो इन दोनों के बीच में जो आती है वो है हमारी सतपुरा पहाड़ियाँ। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और ये जो मैं सारी ट्रिक्स या जो भी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए। जीके के साथ साथ साइंस और हिस्ट्री और जो आपके मैथमेटिक्स है उसको भी साथ साथ में रिवाइज कीजिए, और 1 महीना है इसमें जी जान लगा दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। धन्यवाद।